Assalamualaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Atomic Learning Hub. मैं प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 7 में डिफरेंट क्वेश्चंस की बात की थी, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1, 2 और 3 की बात हमने लास्ट लेक्चर्स में की। आज क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं, स्टूडेंट्स याद रखें, जिनके आंसर देते हुए यू हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपको थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करना होता है, थोड़ा उसके बारे में बताना होता है। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे वो सब शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिनका आंसर आप 2 लाइनों में दे सकते हैं। नो डाउट आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, जिसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हो आप। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है, दैट इज अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स का उसने पूछा कि अगर इस टॉपिक को आप स्टडी करोगे देन व्हाट ब्रांच शुड केमिस्ट्री विल बी स्टडीड। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ आपसे। रेट ऑफ रिएक्शन याद रहे, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में इसको हम पढ़ते हैं। और मोर बेसिक अगर हम बात करें तो रिएक्शन काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? दैट्स ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन की स्पीड कितनी है, रिएक्शन तेज चल रहा है, रिएक्शन स्लो चल रहा है, या फिर दूसरा इसमें जो फैक्टर हम स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में, दैट्स अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। यानी लाइट आ जाती है, कंसंट्रेशन है, इसी तरह से कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। ये चंद एक वो फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। और हम इन दोनों चीजों को कहां स्टडी करते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, काइनेटिक जो रिएक्शन काइनेटिक्स में उसको स्टडी करेंगे। और दैट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की सब ब्रांच कह लें रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम यहां लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने अभी कहा कि जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, इट्स ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। Number 2, we study factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction, यानी किन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो असरअंदाज होता है, इफेक्ट होता है। जिसमें हम कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ते हैं, मैं यहां पर अभी लिख दूं। नंबर 1 मैंने भी बात की थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर 2 लाइट। नंबर 3 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर 4 कैटलिस्ट एंड सॉन। और भी एक इसमें फैक्टर्स हैं, फिलहाल ये 3-4 काफी हैं। तो उम्मीद है आपको रिएक्शन काइनेटिक्स की बात समझ आई होगी। रिएक्शन मीन केमिकल रिएक्शन है, काइनेटिक्स मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। याद रहे स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक का वर्ड आपने केमिस्ट्री के अलावा एक और जगह भी पढ़ा है। जी कहां पढ़ा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिजिक्स में पढ़ा है। फिजिक्स में अगर हम जाएं तो वहां पर काइनेटिक्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इट मीन रिएक्शन काइनेटिक्स है, काइनेटिक मीन मूवमेंट, और रिएक्शन मीन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट की बात जहां पर की जाती है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। अगर ये टॉपिक होगा, आप कहां स्टडी करेंगे जी इसको? यू विल स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बायो और केमिस्ट्री ये दोनों वर्ड्स आपस में शो कर रहे हैं। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर विच इज रिलेटेड विद द लाइफ। यानी लाइफ मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है। चूंकि डाइजेशन जो है डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो इट मीन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बायोलॉजिकल पोर्शन है, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैंने बताया अभी, बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर विच इज रिलेटेड विद द लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सी पार्ट की तरफ चलते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। देखें जी, प्लाज्मा के बारे में हमने बात की थी। इट इज द कंपोजिशन ऑफ, इस कंपोजिशन इज प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन हम जो प्लाज्मा की बात करेंगे, वी विल स्टडी प्लाज्मा इन
फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री विल बी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्लाज्मा। नेक्स्ट है जी इकोसिस्टम के बारे में बात करें। इकोसिस्टम आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इट विल बी स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। और फिर इसी तरह से रिएक्शन इन फायरवर्क्स। तो स्टूडेंट्स फायरवर्क्स क्या होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनको हम आम कॉमन लैंग्वेज में शुरली पटाखे भी बोल सकते हैं। आमतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रेंड्स जिनके बारे में उनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो उसको भी हम ऐसे बोल देते हैं कि यार तुम शुरली की तरह हो। दस इट्स लाइक मतलब एक जोक था। तो शुरली पटाखे जो हैं इनमें केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। खास तौर पर जो शुरली होती है जो हवा में जाकर ऊपर जाकर फटती है, उसमें डिफरेंट कलर्स आती हैं। उन कलर्स को अगर आपने स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इन फायरवर्क्स। तो जो शुरली पटाखे हैं उनके अंदर अगर आपने केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, इट विल बी स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी इसको हम कहां स्टडी करेंगे जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। थैंक यू, मेरा साथ देने का शुक्रिया। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। देखें जी, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की बात करनी। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें तो याद रहे हमारे पास एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है केमिस्ट्री लैब में, जिसे हम क्या कहते हैं जी? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और विजिबल रेडिएशंस को, इवन के कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आईआर रेडिएशन को भी एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी मौजूद होती है। तो ये बात कौन कौन सी हुई तीनों, फिर से दोहराएं। अल्ट्रावायलेट को यूवी, आईआर और आपके पास विजिबल, ये तीन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं जी यहां पर स्टडी कर सकते हैं। कहां जी? स्पेक्ट्रोमीटर में। तो खैर वो कहते हैं जी अगर आपने यूवी स्पेक्ट्रोमीटर से या यूवी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को स्टडी करना है थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर, तो कंपोनेंट या इक्विपमेंट वो जो इस्तेमाल होगा that will be the branch, which branch of chemistry? that will be analytical chemistry। जी कौन सी है जी? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और बाय चांस मेरी जो स्पेशलाइजेशन है स्टूडेंट्स वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, और नो डाउट मैंने भी स्पेक्ट्रोमीटर पर काम किया हुआ है और मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी से रिलेटेड है। खैर उस पर कभी बात करेंगे, मौका आएगा। खैर दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन 1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर हमने उनको थोड़ा सा टच किया। तो स्टूडेंट्स जब आप इस पोर्शन को लॉन्ग क्वेश्चन में लिखोगे तो पूरा सेंटेंस बनाकर लिखोगे, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। in reaction kinetics we study reaction factors and rate of reaction, and both of these should be discussed under the heading of rate of reaction। इसको मैं rate of reaction के अंदर लिखना है। खैर नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो आपने उसको बाकायदा लिखना है कि as digestion in food is related with the digestive system, and digestive system is the system which is present in any organic organism, and that's related with the life, so that we can say that biochemistry will be the you can say it will be studied in biochemistry। तो खैर बायोकेमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा की बात करें, जितने भी यहां पर मैंने आपको अभी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात की, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से लिखोगे, सेंटेंस बनाकर लिखोगे, ताकि एक वेल डिफाइंड जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। खैर क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 के बारे में उसने दो बातें पूछी है। नंबर 1 पहले पार्ट में उसने पूछा कि व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, और नंबर 2 से उसने आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड कोल। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं, मैं आपको इशारा दूंगा, बाकी इनके बारे में हम लेक्चर के दौरान भी बात कर चुके, आप वैसे भी चैप्टर को इसको देख सकते हो। तो कैसे जी? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। तो यहां पर हम देखते हैं जी कार्बन की जो मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स है हमारे पास, दैट इज ग्रेफीन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। बेटा इनके बारे में हमने बात की थी, ग्रेफाइट के बारे में भी, ग्रेफीन के बारे में भी, फ्लोरीन्स के बारे में और डायमंड के बारे में भी। ये कार्बन के ही क्या है जी? एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और स्पेसिफिकली मैं ये बात कहूंगा कि यहां पर जो ग्रेफीन है, फ्लोरीन्स हैं, ये दो ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, ये सॉरी ऐसे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की, जिनमें हम कहते हैं कि कार्बन शोज एबनॉर्मल बिहेवियर, उसकी स्पेशलाइज जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं यहाँ पर। जबकि ग्रेफाइट और डायमंड, यूं कह लें ग्रेफाइट और डायमंड बहुत पुराने एलोट्रोप्स हैं, और ग्रेफीन और फ्लोरीन्स ये रिसेंटली इन्वेंट किए गए हैं,
ग्रेफीन और फ्लोरीन, जबकि ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों क्या है जी, नेचुरल अकरिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की। सल्फर के एलोट्रॉप्स हम बात करें तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक। ये रोम्बिक सल्फर क्या होती है? एक्चुअली रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बोथ आर द नेम्स ऑफ द शेप्स। तो कैसी शेप्स होती हैं, इनको हम फर्स्ट ईयर में हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह सकते हो कि वन इज द रोम्बिक सल्फर, इसका नाम क्या है जी, रोम्बिक सल्फर, द टाइप ऑफ सल्फर इन विच rhombic shape of crystal exists, monoclinic sulfur, and third one is plastic sulfur। प्लास्टिक सल्फर की बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो प्लास्टिक से मिलती जुलती होती हैं, प्लास्टिसिटी पाई जाती है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्लास्टिक की तरह होता है। जबकि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है ये बोथ आर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और इनकी प्रॉपर्टीज प्लास्टिक सॉलिड से डिफरेंट होती हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के तीनों एलोट्रॉप्स आपके पास सामने जी। नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में कहा जी कार्बन की डायमंड और कोल के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो भाई सीधा सीधा सा डिफरेंस है। देखें डायमंड क्या होता है जी, प्योर होता है, जबकि कोल जो है वो इम्प्योर होता है। कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर अगर कोल का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या कोल कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है? होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये इम्प्योर है इसलिए हमने इसका यहां पर जिक्र नहीं किया। तो कोल इटसेल्फ इज अ मिक्सचर, ये कोई प्योर फॉर्म में नहीं है कार्बन इसमें, ठीक है जी। अगर प्योर फॉर्म में ये कार्बन होगा तो नो डाउट उसको भी हम कह सकते हैं कि दैट्स अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यहां पर चूंकि ये इम्प्योर फॉर्म में है, डायमंड प्योर फॉर्म में होता है। डायमंड का अगर हम कंपैरिजन करें क्रिस्टल सॉलिड के साथ, ये क्रिस्टल सॉलिड है, जबकि कोल जो हमारे पास सॉलिड होता है। डायमंड इरेगुलर उसमें सॉरी इसमें रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, जबकि डायमंड में 3D स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको आप चेंज कर लोगे, ये 3D स्ट्रक्चर है इस तरफ। in diamond there is 3D structure, और कोल जो है इसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, इसलिए हम इसको अमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं बोले जी? अमार्फस सॉलिड। थैंक यू जी। अच्छा जी, तो डायमंड और कोल के दरमियान जो डिफरेंस है, डायमंड 3D स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, जबकि कोल में इरेगुलरिटी पाई जाती है। दैट्स द बेसिक पॉइंट which shows the difference between coal and diamond। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, उसके दो पार्ट्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की बात करें तो इसमें उसने दो पार्ट्स पूछे हुए, एक तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, नंबर 2 हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स, कि आम लिक्विड से ये कितना मुख्तलिफ है या कैसे मुख्तलिफ है। तो हम कहते हैं सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव देयर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से अगर वो हायर टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं जी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और फिर हम कहते हैं दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, ये लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं। अब इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लिक्विड्स? दे हैव हाई डिफ्यूजिविटी देन लिक्विड्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट है, मोशन है, वो ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होती है, हाई डिफ्यूजन होती है इसमें, डेजोल्यूशन ज्यादा होती है इनमें, लाइक बट फ्लो लाइक गैसेस, ये लिक्विड्स की तरह जो डेजोल्यूशन शो करते हैं जबकि गैसेस की तरह फ्लो शो करते हैं। और तीसरी बात, नो डिस्टिंक्ट लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन। भाई हम ऐसा नहीं है कि हम इसके दरमियान फर्क कर सकें कि ये पोर्शन इसका लिक्विड का है और ये पोर्शन गैस का है, एक्चुअली ये फ्यूज्ड फॉर्म में होता है। नो डिस्टिंक्ट लिक्विड गैस फेज, तो दरमियान में कोई स्पेसिफिक सेपरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दरमियान में डिस्टिंक्ट लिक्विड फेज नहीं है, तो लिहाजा इट विल बी द मिक्सचर ऑफ बोथ गैस एंड लिक्विड। दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी। भाई हमने ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 7 में भी इसका जिक्र किया था मैंने, वहां पर हमने ये पढ़ा था सॉल्युबिलिटी एक्चुअली क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है, खास तौर पे यहाँ टेम्परेचर पूछा गया है, तो टेम्परेचर की बात करें तो हम कहते हैं जी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड दो तरह की है, सॉलिड्स की एंड गैसेस की। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं, ये बात हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि सॉल्यूशंस हैविंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव,
solutions having enthalpy of solution negative, solutions having delta H solution और enthalpy of solution zero। तो आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीन तरह के आपके पास सॉल्यूट्स होते हैं। जो पॉजिटिव वाले होंगे इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसकी बात हम यहां पर लिख लेते हैं। अगर ये बात हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी लिखी, मैं फिर लिख देता हूं कि इफ, ये पॉइंट इसको मैं यहां पर अलग से लिखने लगा हूं जी स्टूडेंट, इसको याद रखने कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H इज पॉजिटिव, देन बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। डेल्टा H नेगेटिव होगी तो डेल्टा H नेगेटिव होगी, इस सूरत में डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक होंगे सॉल्यूशंस। इस केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। याद रखें जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहां पर। जबकि अगर बात करें डेल्टा H पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों ही नहीं, जीरो है, तो ऐसी सूरत में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे, इट हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो भाई नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी यहां पर, कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए हमने एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड की। तो खैर स्टूडेंट्स ये तीन बातें आपने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस के हिसाब से याद रखनी है। नेक्स्ट है जी गैसेस की सॉल्युबिलिटी। इसके लिए एक रूल है, याद रखें कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है इट इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कि अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके पास जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स यहां पर उसने आपसे पूछा कि डिफरेंशिएट करें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो हमने जब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात की थी वहां भी इसको स्टडी किया था, आज फिर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक वर्ड याद है आपको, मैंने बताया था ऑर्गेनिक वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जी ऑर्गन, हाँ बिल्कुल ऑर्गन, थैंक यू, ऑर्गन से है। और इनऑर्गेनिक मीन नॉन ऑर्गन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड से जो हमने जानदारों के ऑर्गन से एक्सट्रैक्ट किए थे उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा था। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जानदारों के ऑर्गन से डिराइव तो ना हो लेकिन मिनरल से, मतलब बेजान चीजों से, जमीन से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, चट्टानों से, इनसे हासिल हो तो उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। तो यहां पर हम जो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स। भाई याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चेन बनती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की बनती है, और इसीलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं कि इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा जी, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सॉरी नॉन कार्बन कंपाउंड होंगे, उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर हाइड्रोकार्बन, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है जी मिनरल्स, मेटल्स, एसिड्स, बेसिस ऑफ नॉन कार्बन एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक के लिए हम मिनरल्स की बात करते हैं, मेटल्स की, एसिड बेसिस की। नोट ऑफ मेटल्स का जिक्र ऑर्गेनिक में भी होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाकर होता है। और थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस हमने लिखा, कार्बन इज नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होती है वो नॉन पोलर होती है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कार्बन की बात करेंगे इट इज ऑलवेज नॉन पोलर, मेन डिफरेंस है। फिर एक्सेप्शन केमिस्ट्री में अक्सर पाया जाता है, उसको साइड पे रखेंगे फिलहाल। जबकि यहां पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन यहां पर पोलर होता है, पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोलैरिटी पाई जाती है। जब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तो याद रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पाए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कार्बन में, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। और नेक्स्ट है जी मीथेन। एग्जांपल्स देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मीथेन, अल्कोहल, ग्लूकोज। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं जी मीथेन, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसकी, सॉरी क्वेश्चन 6 दैट वाज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व करनी होती है, यानी अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। उस इंफॉर्मेशन की ऐड करने के बाद आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जी पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हमने क्या करना है जी, पोटेशियम नाइट्रेट को प्यूरिफाई करना है। उसके लिए पहला स्टेप जो है डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी पहला स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है जी, पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हम ये शो करते हैं कि एक बीकर है, उसमें एक स्टीरर है, उसमें वाटर सॉल्वेंट है, उसमें मिक्स करते जा रहे हैं। साथ हमने यहाँ पर बंसन बर्नर भी लगाया हुआ है ताकि सो दैट वी कैन प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन जो है ना वो सैचुरेट हो गया? उसका हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, उस सॉल्यूट के ऐड करने पर मजीद सॉल्यूट जब ऐड होना बंद हो जाए, डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। खैर, यानी जब सॉल्यूट यहां मौजूद होगा तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर है। सेकंड स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसको हमने फिल्टर करना है, और फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास ये फिल्ट्रेशन असेंबली है जिसमें एक रिसीविंग बीकर है, एक सॉल्यूशन वाला बीकर है, दरमियान में हमने फनल, और फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। इस फिल्टर पेपर में क्या होगा, फिल्टर पेपर से क्लियर सॉल्यूशन यहां कलेक्ट हो जाएगा और इंप्योरिटीज यहां फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी, यहीं जमा हो जाएंगी। अब होगा ये कि आपके पास जो बीकर है उस बीकर को आपने इस तरह से रखना है कि जो स्टेम ऑफ द फनल है इट शुड टच विद द वॉल ऑफ द बीकर। ये बीकर की वॉल के साथ क्या रहेगी, टच रहे, ताकि वी कैन अवॉइड स्प्लैशिंग, हम छींटों से बच सकें। वो जो एक आवाज होती है ना, टिप 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 करके, वो सॉल्वेंट की वो आवाज नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो सोल्यूशन जो है वो यहां पर बीकर में कलेक्ट हो जाना चाहिए। अब ये दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था जी, नंबर 1 preparation of saturated solution, and number 2 we have to filter the hot saturated solution। उससे क्या होगा, इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी जबकि क्लियर सॉल्यूशन आपके पास बीकर में आ जाएगा। थर्ड स्टेप में यू हैव टू मेक इट कूल। कूलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इस बीकर को उठाकर आप लैब में रख देंगे 3 घंटों के लिए, 4-5 घंटों के लिए। एक लेबोरियस प्रोसेस है ये, टाइम लगता है, टाइम गेन करता है। खैर, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप नोट करेंगे कि इसमें क्रिस्टल्स बन गए हैं। उन क्रिस्टल्स को आप फिर दोबारा से क्या करोगे जी, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उन फिल्टर्स उन क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लोगे। देखिए, जो सेकंड टाइम हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, मतलब फिल्ट्रेशन करते हैं सेकंड टाइम, उसमें चूंकि हमने वी हैव टू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, वी यूज क्रूसिबल। और वो क्रूसिबल क्या होती है, एक्चुअली कप की तरह का एक छोटा सा बर्तन होता है जिसके बॉटम में पोर्स होते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, फिल्टर पेपर लगा देते हैं, एस्बेस्टॉस मैट लगा देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं जी, जैसे ही ये फिल्टर प्लस क्रिस्टल, ये जो आपके पास फिल्टर शुदा जो कूल्ड लिक्विड होगा जिसमें क्रिस्टल बन चुके होंगे, तो जिस लिक्विड से क्रिस्टल बने हैं उस लिक्विड को हम मदर लिक्वर बोल देते हैं। तो मदर लिक्वर प्लस क्रिस्टल, इन दोनों को आप क्या करोगे, फिर दोबारा से उस क्रूसिबल में ऐड कर दोगे। उससे क्या होगा, जो मदर लिक्वर है वो स्क्वीज डाउन होकर वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा नए बीकर में, और आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। खैर, दैट्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम मदर लिक्वर। और सेकंड लास्ट स्टेप जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसी डी स्टेप का सेकंड स्टेप है, दैट इज द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल आपने कलेक्ट कर लिए, आपने उनको क्या करना है, ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में अगर ये प्रोसेस आएगा तो उसमें अब डिस्कस करेंगे हम कि ड्राई कैसे किया जाता है। तो खैर, फिर वहां पर जाकर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता चलेगी। तो मैं ये बता रहा हूं, क्वेश्चन 5 का जो पहला इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है उसके हमने 4 स्टेप पढ़े। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of potassium nitrate, number 2 you have to filter it, number 3 cooling, number 4 separation and drying of crystals। ये 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप्स को आपने क्या करना है, वहां पर लिख देना है, और लिखने के बाद इनकी
छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस भी दे देनी है। अगर हो सके तो ये डायग्राम अगर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, इस डायग्राम के ऐड होने से ये डायग्राम 1 हो जाएगी, ये डायग्राम 2 हो जाएगी। डायग्राम 1 और 2 को अगर आप ऐड कर देते हो तो ऐसी सूरत में आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंप्रेसिव बन जाएगा। वो जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो है वो इल्मियत से बड़ा मरूब होगा और नो डाउट आपको नंबर भी देगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, व्हाई ग्राफीन इज यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इस क्वेश्चन पर मैं ये कहता हूं कि देखिए भाई, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन और इस टॉपिक यानी ग्राफीन को बुक में शामिल करने पर हमें जो बुक का राइटर है उसको दाद देनी चाहिए कि वेरी गुड टॉपिक, वेरी गुड मटेरियल। देखें, ग्राफीन के बारे में चूंकि ये मॉडर्न मटेरियल है, इसके बारे में वो कहता है ये यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वजह क्या है? पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1, इट इज हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। भाई इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। नंबर 1, इट हैज हाई कंडक्टिविटी। नंबर 1 कंडक्टिविटी। नंबर 2, इट इज फ्लेक्सिबल। क्या है जी, बोलो? फ्लेक्सिबल है। नंबर 3, इट हैज स्ट्रेंथ। अब 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। क्या जी? इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। किसकी बात करें? ग्राफीन की। ग्राफीन के अंदर फ्लेक्सिबल है, ये मतलब ये फोल्ड हो जाता है इजीली। और थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ है। अगर आप उस शीट को, जो फोल्डेबल शीट है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो तो इसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत पाई जाती है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्टिवली जब इनको हम यूटिलाइज करते हैं तो यूटिलाइज करने पर दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर फास्ट ट्रांजिस्टर्स। भाई फास्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? देखें, ट्रांजिस्टर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर मोबाइल फोन में या लैपटॉप में आपने प्रोसेसर का नाम सुना होगा, प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को प्रोसेस करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करते हैं। खैर, सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन। यस, वेरी गुड। इसकी एप्लीकेशन देखिए भाई, आजकल जो है ना वो सैमसंग और बाकी कंपनीज जो है, सेलफोन कंपनी जो मशहूर कंपनीज है, वो क्या कर रही है? वो फोल्डेबल मोबाइल फोन बनाना चाह रही हैं। यानी ऐसे सेलफोन जिनको फोल्ड किया जा सके। तो वो फोल्डेबल जो सेलफोन होगा उसकी जो टच स्क्रीन होगी दैट विल बी मेड अप ऑफ ग्राफीन। वो ग्राफीन की बनी हुई होगी। तो हमने यहां पर कहा था ना फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो स्क्रीन क्या हो सकती है? फोल्ड हो सकती है। और थर्ड इसका पॉइंट है कि वी कैन यूज ग्राफीन इन प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट बैटरीज एंड सोलर सेल्स। अगर हमने बैटरीज को प्रिपेयर करना है, सोलर सेल्स को प्रिपेयर करना है, देखें जो एफिशिएंट सोलर सेल्स है ना, आजकल आपने मार्केट में देखे होंगे कि कुछ सोलर सेल्स ऐसी हैं जो कि फोल्डेबल होते हैं, कागज की तरह फोल्ड हो जाते हैं। आप बैग में रखें, अपनी मंजिल पर ले जाकर उनको ओपन करें, उनको धूप में रखें तो फौरन से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो फोल्डेबल जो आपके पास सोलर सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्राफीन, जो कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो खैर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पोर्शन था जिसमें हमने ग्राफीन के बारे में बात की। तो यहां पर आकर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 जो है वो टोटल 8 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ये आपके तमाम 8 लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में इकट्ठे कर दूं ताकि आपको इनको समझने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, मेरी एक और बात आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये जितने भी कोशिश मैं कर रहा हूं, ये कोशिश आप लोगों के लिए है, अपने मुल्क के लिए है, अपने नौजवान स्टूडेंट्स के लिए है। इस काम में आप मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।